हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना को लेकर देश में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन 2 खत्म होने ही वाला था, लेकिन गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया कि रेड जोन में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। वहीं हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे मेहमानों से करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों का कनेक्शन अब दिल्ली से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों जितने कोरोना के केस सामने आए, उनमें ज्यादातर का कनेक्शन दिल्ली से पाया गया, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और दिल्ली से लगे हरियाणा के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हमने अपनी इंटरस्टेट सारी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। हमारे दिल्ली के साथ लगते जितने जिले हैं, दिल्ली की वजह से वहां पर संक्रमण फैल रहा है। शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद सभी बॉर्डरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबी लाइनें देखने को मिली। तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम के बॉर्डर की है, जहां गृह मंत्रालय के आदेश के बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे से वाहनों और लोगों के लिए आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 30 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। साथ ही सभी को आदेश दिए गए कि किसी भी वाहन या शख्स को गुरुग्राम में आने या जाने की अनुमति न दी जाए। उसमें कुछ गाइडलाइंस आई हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं ऐसे कि किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना। पहले जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर बॉर्डर की मूवमेंट्स रहती थी, उसको अब हमने कर्टेल कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। और कुछ भारत सरकार की कुछ मंत्रालय हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको छूट है आने जाने की। अदरवाइज जो भी अपना व्यवसाय या अपना कार्य, चाहे वो सरकारी मुलाजिम भी है, चाहे वो पुलिस का आदमी है या डॉक्टर्स भी हैं, उनको अपने कार्य के स्थान पर ही अपना रहने की व्यवस्था भी वहीं करनी होगी। इससे पहले सोनीपत, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ की उन सीमाओं को बंद कर दिया गया था जो दिल्ली से लगती हैं। बॉर्डरों पर इतनी सख्ती कर दी गई कि वाहन तो क्या, पैदल जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में महाराष्ट्र के हजूर साहब से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी प्रदेश सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ाकर रख दी। जिस सिरसा में अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं था, वहां भी हजूर साहब से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह रतिया, जाखल मंडी और गुहला चीका में कई श्रद्धालु लौटे हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। हरियाणा में कोरोना को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रदेश के लिए कोरोना को लेकर सबसे बड़ी टेंशन क्या है और क्या बॉर्डर सील करके इन बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। अपने मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं। प्रदीप नरूला साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर अजय गुप्ता अध्यक्ष हैं NETB के, IIMA हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अजय, आपके साथ शुरुआत करेंगे। कितने जरूरी आपको लगता है कि इस वक्त जो आंकड़े हैं, जो परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना कितना जरूरी था? डॉक्टर गुप्ता तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे, कितना जरूरी था ये एक्सटेंड करना? जी,
देखिए गौरव, मेरे ख्याल से इसको पहले वाले लॉकडाउन की तरह हम ना देखें। जो पहला लॉकडाउन लगा था, ये इसकी जो रूपरेखा है वो बहुत कुछ बदल गई है। अब जो ये लॉकडाउन एक्सटेंशन हुआ है, ये एक तरह से पूरे भारत के लिए उस रूप में नहीं है जैसे कि पहला लॉकडाउन था, क्योंकि अब भारत को 3 हिस्सों में विभाजित भी कर दिया गया है। और हर जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी जोन्स हैं, अलग अलग जो 3 जोन्स हैं, उन सभी के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग शर्तें सामने आ रही हैं कि किस तरह से अब जो आगे का जीवन है वो ग्रीन में क्या होगा, ऑरेंज में क्या होगा, रेड में क्या होगा। तो अब ये वो वाली स्थिति नहीं है। और देखिए, पहले ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई थी सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ स्टेट्स के, तब भी ज्यादातर सभी मुख्यमंत्रियों ने यही कहा था कि वो चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। सभी ने यही डिमांड रखी थी ज्यादातर कि इसको बढ़ाना चाहिए, और वो सब अपने राज्यों का आकलन करके, अपनी स्थितियों का आकलन करके तब ये बात बोल रहे थे। और देखिए, 4 प्रदेशों ने तो ऑलरेडी पहले ही घोषणा कर दी थी कि उन लोगों ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसमें से तेलंगाना, पंजाब, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र भी था इसमें, तो इस उड़ीसा, तो ये 4 प्रदेश तो पहले ही अपना लॉकडाउन बढ़ा चुके थे। तो इसका मतलब यही है, देखिए, अगर राज्य भी कह रहा है कि बढ़ाना है, वहां की प्रशासन भी कह रही है, और केंद्र सरकार भी जिस तरह से लगातार रिसर्चर्स के साथ, जो शोध करता है उनके साथ, जो डॉक्टरों की टीम है उनके साथ, और इस तरह से सभी के साथ बात लगातार की जा रही है कि किस तरह से इसकी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी सोची जाए। और मुझे लग रहा है कि ये एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है। अगर हम इसको इस तरह से लें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा कि किस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हम सभी जानते ही थे कि लॉकडाउन पूरी तरह से लिफ्ट नहीं होने वाला है। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि कल से सब लोग बाहर निकल सकते हैं और वापस अपने काम पर जा सकते हैं। तो ये इस तरह के संकेत तो कहीं भी नहीं थे। शुरू से यही था कि एक बड़े स्टेप वाइज वे में बाहर निकलेंगे हम इस लॉकडाउन से। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के बजाय, डॉक्टर गुप्ता, क्या इसको इस तरह से देखें कि लॉकडाउन खत्म करने की दिशा में एक कदम है? लॉकडाउन एक्सटेंशन हम इसको जरूर कह रहे हैं, लेकिन ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में जिस तरह की छूट दी गई है, तो पूरे देश से एक बार लॉकडाउन ना हटा के इसको एक्सटेंड जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये हम अगर इसको दूसरे तरह से देखें तो इसको लॉकडाउन हटाने की दिशा में एक कदम कह सकते हैं। गौरव जी, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि जरा इसको दुरुस्त करें। नेहरा साहब, यही सवाल आपसे कि ये लॉकडाउन एक्सटेंशन का है या ये कहें कि लॉकडाउन कम करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा है देश? नहीं गौरव, ये लॉकडाउन हटाने का मामला नहीं है, ये हटाने का मामला नहीं है, ये एक्सटेंशन का मामला है। और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि लॉकडाउन इससे आगे भी बढ़ेगा। अब देखिए, तेजी से बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हम अगर हरियाणा की लिस्ट देखें तो हरियाणा में अभी 4 जिले ऐसे हैं जिनमें से 2 रेड जोन में हैं और 2 ग्रीन जोन में हैं, बाकी सारे ऑरेंज जोन में हैं। जो रेड जोन में हैं वो सोनीपत और फरीदाबाद हैं, और जबकि ग्रीन जोन में है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है। इसके अलावा पूरा हरियाणा ऑरेंज जोन में है। लेकिन आज जिस तरह से अचानक गुड़गांव में 6 केस आ गए पॉजिटिव, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऑरेंज जोन में रहेगा, ये रेड जोन में आ जाएगा। तो एकदम जैसे परिस्थितियां बदलती है, मामला खराब हो जाता है। तो फिलहाल तो ये है कि लोगों का सब्र ना टूटे, थोड़ा सा उनको ये लगे कि हाँ तुम्हें राहत है। तो इस तरह की जो सहूलियत दी है, राहत दी है, वो ये है, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक कदम मैं कहना चाहूंगा। नहीं तो देखिए, धीरे धीरे फिर दोबारा कसना पड़ेगा। कहीं से भी थोड़ा सा लूज पॉइंट छोड़ा और वहीं पे संक्रमण आ गया। अब एक तरफ तो आपने बताया कि इतना ये छूट दे दी है, दूसरी तरफ आज सुबह से जो खबरें चल रही हैं कि हरियाणा ने अपनी बॉर्डर कितने टाइट कर दिए, दिल्ली से एक भी व्हीकल नहीं आने दिया गया। इसी तरह पंजाब में जिनके पास वैलिड पास भी थे, सब कुछ था, सारी परमिशन थी, उनको नहीं आने दिया। इसी तरह हरियाणा वाले दिल्ली वालों को नहीं आने दे रहे, दिल्ली वाले हरियाणा वालों को नहीं आने दे रहे। तो ये चीजें जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। और सरकार ये चाह रही है कि लोग, जनता इस वायरस के साथ जीने का जो सलीका है, जो एक साथ रहने का, एक जो ना डरने का, वो एक मानसिकता पाल ले, क्योंकि ये तो संक्रमण फैलना ही फैलना और ज्यादा फैलना। ठीक, जो सरकार आऊंगा सर, कि नेहरा साहब, जो दर है वो कम रखी जाए। ठीक है,
आऊंगा। नरूला साहब जी इसको किस तरह से देखें? देखिए, मैं अमित की बात से बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे अमित ने भी बताया कि गुड़गांव में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोस का झज्जर जिस तरह से है, तेजी से तो वो बढ़ा। मेरे ख्याल 2-4 दिन में रेड जोन में होगा। झज्जर भी दस्तक दे रहा है। अभी मेवात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बेशक चाहे वहाँ ठीक होकर चले गए हों, 6 ही लोग बचे हों, 6 ही अभी कोरोना पॉजिटिव बचे हों, लेकिन अभी भी हम उसे कोई ग्रीन क्लीन चिट 6 होने के बावजूद भी वो ऑरेंज जोन में है, तो वहाँ भी कभी किसी वक्त भी विस्फोट हो सकता है। तो मामला ये है कि ये ठीक है कि लोग उकता गए थे, लोगों के मन में दिमाग में कोई ऐसे ख्यालात ना आ जाएं कि वो घर बैठे बैठे किस तरह से हमें बंद कर दिया गया है। थोड़ी बहुत हल्की बहुत छूट जरूर दी गई है, लेकिन इस छूट को बिल्कुल छूट ना समझें, ये कभी भी वापस ली जा सकती है। क्योंकि जिस आप ये सोच लीजिए कि ग्रीन जोन में जिस तरह की छूट दी है, हर आदमी हमें नियम, हमारे हिंदुस्तानियों को नियम तोड़ने की आदत सी है। जैसे ही ग्रीन जोन होगा तो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और ग्रीन जोन में जाएंगे। जब ऑरेंज जोन और रेड जोन का आदमी ग्रीन जोन में जाएगा तो क्या फर्क रह जाएगा? तो मेरा मानना यह है कि ये छूट सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक प्रेशर था, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। अभी छूट के हालात देश में नहीं है, बेशक चाहे हम 11 दिन या 12 दिन या 15 दिन की डबलिंग की बात करें, लेकिन कोरोना के मामले जिस तरह देश में 1500 से 1800 अब डेली आने लग गए हैं, वो चिंताजनक विषय है। उस स्टेज की तरफ हम मूव कर रहे हैं जो बार बार हम कम्युनिटी स्टेज की बात कर रहे थे, थर्ड स्टेज की बात कर रहे थे, उसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हम। तो मेरे हिसाब से ये प्रेशर रिलीज करने के लिए थोड़ी बहुत छूट है, इसे छूट को बिल्कुल भी परमानेंट ना समझें। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, अगर आप तक आवाज आ रही हो, इस छूट को किस तरह से देख रहे हैं आप? डॉक्टर गुप्ता, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये एक्सटेंशन को कैसे देख रहे हैं? गौरव जी, हमारे साथ में मुझे आपका प्रश्न समझ में आ गया है। देखिए, लॉकडाउन तो ये इट वॉज ऑन द कार्ड, ये लॉकडाउन एक्सटेंशन होना था जिस तरह से स्थिति है। अगर आप 24 आवर्स में देखेंगे तो 1700-1800 हर रोज हमारे केस बढ़ रहे हैं और स्थिति अभी इतनी भी नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाए। सरकार ने इसको रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन बनाया है और कोशिश की है कि जहां पर ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन है वहां पर थोड़ी बहुत राहत दी जाए, क्योंकि सब चीज देखनी है और लॉकडाउन भी सरकार समझती है कि कितना हाथ तक बढ़ सकता है। और रेड जोन तो देखिए, रेड जोन में भी थोड़ी बहुत राहत है, जो पहले से है वही है। और ऑरेंज जो ग्रीन जोन में शायद सुना है कि बसों की आवाजाही आपस 50% सवारियों के साथ जी 50% सवारियों के साथ हो सकती है। ऑरेंज जोन में टैक्सीज को कहा है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टैक्सी है हमारी वो चल सकती है, लेकिन ड्राइवर के साथ एक आदमी वगैरह उस हिसाब से है। बार्बर शॉप, मॉल है हमारे, जितने भी मेजर है जो हब है वो सब बंद रहेंगे। तो इसमें देखिए, ये कोई आश्चर्यजनक फैसला तो नहीं है सरकार का, ये लग ही रहा था कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन होना है। और जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने आज सुबह भी बताया था कि 4-5 जो हमारे राज्य हैं, जो कि जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ये राज्य है अभी फिलहाल जो मैक्सिमम केस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो इन राज्यों में जो भी हॉटस्पॉट्स है और जो रेड जोन है, इनकी चिंता अवश्य करनी चाहिए। जैसे मुंबई है, इंदौर है, पूना है, हर स्टेट को अपने नहीं, इसमें एक सवाल और मेरा है डॉक्टर गुप्ता कि ठीक है, ये वो स्टेट्स का हमने तो जिक्र कर लिया जहां ऑलरेडी मामले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बिहार जैसा स्टेट जहां ऐसा लग रहा है कि वो पोटेंशियली उन्हीं स्टेट्स की तरह हो सकता है जिस तेजी से वहां मामले बढ़ रहे हैं। और अभी जब लॉकडाउन एक्सटेंशन के साथ ये भी कहा गया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनको अपने होम स्टेट में भेजा जाएगा, तो ऐसे राज्यों के लिए भी एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। ये मजबूरी का फैसला है गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मजबूरी का फैसला है और ये सरकार, मुझे लगता है मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है। और ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। आपने देखा होगा कि
महाराष्ट्र से पंजाब में शायद 170 पिलग्रिम्स आए थे, वो पॉजिटिव निकले हैं। तो डेफिनेटली ये मजबूर ठीक है। नरूला साहब, आप नांदेड़ का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा के प्रोस्पेक्ट से। देखिए गौरव, जैसे ही मूवमेंट शुरू होगी, अभी तक जहां तक लोग स्थिर थे, जहां थे वहां थे, तो बहुत अच्छे तरीके से, अब जब ये मजदूर अपने स्टेट में जाएंगे तो इनकी स्क्रीनिंग होगी, सही तरह से टेस्टिंग होगी, क्योंकि इनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो उसके बाद जब ये मामले कि इनमें से कौन सा कैरियर बन के गया, कौन सा कोरोना कैरियर बन के गया, उसके बाद जब वो मामले सामने आएंगे, अब मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। अभी हम रिलैक्सेशन मोड में नहीं है। हमारे मामले जिस तरह से धीरे धीरे 400 से 500 और 500 से 800 के बाद सीधे 1500 पे अटैक किया हमने, सीधे 1500, 1600, 1700, 1800 की बात कर रहे हैं हम 24 घंटे में। मौत का आंकड़ा भी अब रोजाना 70, 80, 90 होता, 100 को छूने वाला है। तो जो चीजें लगातार बढ़ रही हैं, जिस तरह से हालात बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे अपग्रेडिंग हो रहा है कोरोना पॉजिटिव में। और हमारे लिए ये ठीक है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि शायद मजबूरी का फैसला है। ये मान लिया प्रेशर में है कि वो एक बार रिलीज किया है प्रेशर कि जिन लोगों जी एक न्यूज ये भी आई है कि ग्रीन जोन से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक में कोशिश करेंगे कि आपकी ऑडियो जो है वो हम दुरुस्त करा सके। अपनी टीम को बोलूंगा इसको दुरुस्त करें। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेहरा साहब, एक बात बताइए कि इस एक्सटेंशन के साथ ये जो फैसला लिया गया कि अब जो लोग फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको भेज दिया जाए इनके होम स्टेट्स में, ये कितना रिस्की है? बहुत ज्यादा रिस्की है। अब हुजूर साहब जो नांदेड़ से आए हैं श्रद्धालु, तो उनका उदाहरण आपके सामने है। अब ये देखना है कि इनको लाया कैसे जाएगा, क्या इनकी वहां पे जांच की जाएगी पहले, उसके बाद लाया जाएगा, या यहाँ लाके उनकी जांच की जाएगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे सोचना होगा। हालांकि चिंता दोनों तरफ जायज है, वो इतने दिन से वहां पे फंसे हुए हैं तो उनको लाना भी एक फर्ज है, लेकिन क्या हम उनको यहाँ लाके संक्रमण को और ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, तो इस पे सोचना होगा। हालांकि सरकार ने सोचा होगा, मंथन किया होगा, ऑफिसर जुटे हुए हैं, नेता जुटे हुए हैं इस पे, लेकिन ये मुझे लगता है कि रिस्की है मामला। और अब आपने एक बात की, सभी अपने वक्ताओं ने बात की कि जो ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, उसमें जो डिस्टेंसिंग का जो पालन करना, तो देखिए हमारे पास इतने संसाधन पहले थे ही नहीं। अब बस की बात लीजिए, जो सरकारी बसें हैं तो उसमें डिस्टेंस का पालन करवा के बिठाया जाएगा। हमारी बसें पहले और क्राउडेड रहती थी, जब सामान्य दिन होते थे वहां बैठने की तो बात छोड़ दीजिए, खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। तो इतनी बसें आएंगी कहाँ से? बहुत सारे सवाल हैं, तो जिनका हल खोजना होगा हमें। और इसके साथ साथ ये एक कहना चाहूंगा मैं, परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज हो जाती है इसमें। ये नहीं है कि आप इंतजार करेंगे, एक दिन आंकड़ा कुछ और होता है, अगले दिन उसका कई गुना बढ़ जाता है। तो बात वही है, प्रदीप जी जैसे कह रहे थे कि हमें शांत नहीं बैठना है। और एक और बात है, अब भी क्या है कि जो रेड जोन में इलाके हैं या ऑरेंज जोन में इलाके हैं, या जहां पे ये कह रखा है कि आप सख्ती से इसका पालन करो, सख्ती से अब भी पालन नहीं हो रहा है वहां पे। ठीक है, जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं, तो बहुत सारी दुकानों पे आपको मिलेगा कि वहां पे डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा। मास्क, बिना मास्क लगाए आते ग्राहक, उनको भी सामान दिया जा रहा है।
और यहाँ तक कि जो दुकानदार हैं वो भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। देश में कानून तो ये भी लागू हुआ था कि हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन कितनी जगहों पर बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आपको आवाज मिल रही है? इसमें ये है कि हेलो, सुन पा रहे हैं डॉक्टर? ठीक है डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि ये फैसला तो ले लिया गया कि तीर्थ यात्रियों को, जो फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको घर वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन जहां जहां उनको भेजा जाएगा वहां कितनी बड़ी चुनौती होगी? गौरव जी, अगर वहाँ जहाँ उनकी लोकेशन है पहुंचने की, अगर वहाँ पहले से पुख्ता इंतजाम नहीं कर रखा होगा, वहाँ पर अगर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं बना रखे होंगे, वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होगी, वहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होगी, तो प्रशासन को ये जो चीजें हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब ये चीज अगर माइग्रेटरी वर्कर्स को अगर वापस बुलाया जा रहा है तो एक तय सीमा तक बुलाया जा रहा है, और ये गवर्नमेंट से ये हमको उम्मीद है कि पूरी तैयारी के साथ ही इनको वेल प्लान तरीके से वापस बुलाया जाएगा। और उसके बाद भी अगर हमारे पास वहाँ पर आइसोलेशन बेड्स नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं है, मेडिकल सेवाएं नहीं है या टेस्टिंग नहीं है, तो ये चीज इसकी बैकफायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ठीक ये तो पूरी देशी है सरकार की, तो पहले से इंतजाम होने चाहिए इन चीजों के। ठीक है डॉक्टर स्वाति, इस फैसले में क्या हम ये भी देखें कि सरकार अपना एक स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रही है कि जहां जहां शेल्टर होम्स है वहां खाना पीना रहना ये सब मेंटेन करना, और जो लोग शेल्टर होम्स में हैं उनका प्रेशर जो है प्रशासन पे, स्थानीय प्रशासन को, इन सब को सरकार क्या ये चाह रही कि एक बार में, एक झटके में सबको अपने अपने घर में पहुंचा दो, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इसको और हार्श कर लेंगे, इसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ठीक बोल रहे हैं गौरव आप। और देखिए, जब पहले भी लॉकडाउन लगा था तो हमने देखा था कि लोग उमड़ उमड़ के बाहर आ गए थे, पलायन करने की कोशिश की थी। जब दोबारा लॉकडाउन लगा तब भी आपने देखा था बांद्रा पे इतने सारे लोग आ गए थे। तो कहीं ना कहीं इनका पेशेंस भी जवाब दे रहा है, क्योंकि ये जहां भी अटके हुए हैं ना वहां उनके पास पैसे बचे हैं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है। और अगर मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि प्रशासन ने डिसाइड किया है कि इन लोगों को वापस भेजे, क्योंकि जब प्रशासन डिसाइड करता है तो एक बड़े सही तरीके से स्क्रीनिंग होकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये लोग वापस जाएंगे। और अगर प्रशासन कह देता कि नहीं, हम लॉकडाउन और बढ़ा रहे हैं और ये लोग भी वापस नहीं जा सकते, तो आज अभी आप दूसरी तस्वीरें दिखा रहे होते जहां लोग रोष कर रहे होते, बाहर आ गए होते, और क्या पता लोग विरोध ही करने लग जाते कि नहीं अब हमें तो जाना ही है, हम नहीं सुनेंगे प्रशासन की। तो वो एक पूरी स्थिति को टाल लिया गया है और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन है ये, क्योंकि देखिए अब आप उनको बहुत अच्छे संगठित तरीके से वापस उनके घरों तक पहुंचा पाएंगे। और ये एक लंबी लड़ाई है। देखिए गौरव, अगर हम अमेरिका की स्थिति भी देखें तो उन्होंने जो शोधकर्ता जो बोल रहे हैं कि इस तारीख के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा या इसके बाद जो है नीचे जाने लगेगा, ये वो, तो अमेरिका में भी देखिए आप देख रहे हैं साफ तौर से वो सब चीजें गलत निकल रही हैं। 60,000 का आंकड़ा जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम वहीं तक बस पहुंचेंगे, 60,000 तक ही डेथ्स होंगी हमारी, तो वो उसको पार कर गए। और ये कितनी लंबी लड़ाई है किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि रोज की परिस्थिति आपकी कैसी है वो बहुत मायने रखती है। हम आगे का ये नहीं सोच सकते कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। तो हमें जो निर्णय लेने हैं वो आज की स्थिति के ऊपर लेने हैं। और आज की स्थिति हमारी यही दिखा रही है कि हमारे यहाँ 1700-1800 केस पॉजिटिव आ रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, रेड जोन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल से ये एक कदम था जो लाजमी था, और इसलिए कि कंटेन करना भी जरूरी है और इस वक्त लोगों की जानें बचानी भी जरूरी है। ठीक है नरूला साहब, क्या प्रशासन का एक बहुत बड़ा तबका, सरकार का एक बहुत बड़ा अगर आप देखें कि सिरदर्द या प्रेशर या एक जिम्मेदारी वो लोग बने हुए थे जो प्रवासी मजदूर हैं या जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, तो क्या सरकार की कोशिश यही है कि कम से कम ये जो हमने प्रशासन के इतने सारे लोग और हमारा बहुत सारा फोकस ये सब इधर जो है, इनको एक बार में अपने अपने जगहों पर पहुंचा दो, फिर एक बहुत बड़ा तबका फ्री कर पाएंगे प्रशासन का भी? देखिए गौरव, प्रेशर के साथ साथ, प्रशासन पे जो प्रेशर है उसके साथ साथ 2-3 चीजें और भी अहम है। एक तो कुछ स्टेटों ने जिस तरह स्टूडेंट्स को अपने यहाँ बुला लिया तो बहुत सारी बाकी स्टेट्स पे बहुत प्रेशर आ गया। खासतौर से नंबर 2 फिर से बिहार का एग्जांपल देखो, वहाँ इलेक्शन होना है। बिल्कुल। और नंबर 2 विपक्ष प्रेशर बना रहा है। बिल्कुल। नंबर 2 दूसरी बात और मैं बता दूं कि इस संकट की घड़ी में
चाहे खाने का प्रेशर हो ना हो, पैसे बचे हों या ना बचे हों, हर आदमी ये चाहता है, क्योंकि हम लोग एक ही तरह से सोचते हैं, हर आदमी ये चाहता है मैं किसी भी तरीके से घर पहुंच जाऊं। तो सिर्फ ये जो सोच है वो कई बार बगावत के लिए भी कदम उठा देती है। तो इससे पहले कि उस सोच में कोई मतलब उत्तेजना ना आ जाए, उसमें कोई उत्पात ना मच जाए, ये जरूरी था कि एक मौका दे दिया जाए कि जिसमें स्टेट्स अपने फंसे हुए मजदूरों को, हो सकता है मेरे हिसाब से कि कुछ दिन के लिए छूट मिली हो और हो सकता है 50% ही लोग जा पाए, 50% ना भी जा पाए, लेकिन एक शांत हो जाएगा वातावरण कि उस शांति में ये एक कम से कम ये संभावना रहेगी कि लोगों को लॉकडाउन की इमेज भी पता लगेगी कि वाकई लॉकडाउन, अभी तक भी पूरे लोग ये नहीं समझ पाए कि वाकई लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ये लोग समझ गए हैं कि लॉकडाउन हमारे लिए, हमारी जान के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा ढील दी जाए, और ढील के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रिजल्ट फिर नेगेटिव शुरू हो जाए तो ये दिखाया जा सकता है कि ढील हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है। तो मेरे ख्याल से, लेकिन ये अभी फिलहाल तो गैम्बल ही बोलेंगे इसको सर, बिल्कुल एकदम ठीक है। नेहरा साहब, आप भी इसको गैम्बल मानेंगे और स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश? देखिए गौरव, प्रेशर तो है, दोनों तरफ है, जो फंसे हुए हैं उन पे प्रेशर है और सरकारों पे भी प्रेशर है। अच्छा, इसमें क्या है कि सोशल मीडिया भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है गौरव। आप देखें कि बार बार किसी एक विशेष समूह के लिए एक प्रेशर बना दिया जाता है कि वो वहां फंसे हुए, चारों तरफ से व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे एक मोमेंटम बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार प्रेशर में आ जाती है, प्रशासन प्रेशर में आ जाता है, तो उसको करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें हैं, उनको भी दूर करना पड़ेगा। उसमें सरकार ने कह रखा है कि हमने जो एक ऐप जो है, एक सिस्टम बना रखा है, आप उसके थ्रू शिकायत करें, आप इस तरह की चीजें ना करें। तो उसमें बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है, समझनी है। और बात रही आपकी, सही बात है, अगर वो लीगली तरीके से चले जाएं तो ठीक है, नहीं तो इलीगल तरीके से भी ट्रेसपासिंग हो रही है। पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं मैं कि जो मजदूर वर्ग है वो पैदल, साइकिलों पे, और जैसे हो रहा है वो जा रहा है, खेतों में से जा रहा है। जब उनको ये पता लगा कि बॉर्डर सील है, और बॉर्डर सील होने का मतलब ये है कि सिर्फ वो सड़कें सील हो सकती है जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। आप खेतों को सील नहीं कर सकते, जो बाकी लिंक रोड है उनको भी इतना ज्यादा नहीं कर सकते। जो मुख्य आवागमन के मार्ग हैं उनको ही तो सील किया गया है। अब जो चोर रास्तों से जा रहे हैं, जो खाली वीरान पड़ा है मामला, उसमें से जा रहे हैं, तो देखिए कुछ ना कुछ तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अब ना तो हम ये कह सकते कि उनको वही रहने दिया जाए, ये भी थोड़ा सा ये, क्योंकि लोगों के आपस में जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है आपस में, किसी का बच्चा फंसा हुआ है, किसी की बीवी फंसी हुई है, किसी का पिता फंसा हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। अगर वो सुरक्षित ढंग से आ जाता है, और प्रॉपर एक शब्द आता है क्वारंटीन, अगर उनको क्वारंटीन में अगर फोर्सफुली रखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कदम की सार्थकता है। ठीक है। अगर वो आते ही कम्युनिटी में घुल मिल गया, मिलने चला गया, अगर उसमें भगवान ना करे पॉजिटिव हो, तो वो फिर दोबारा इस संक्रमण को फैला देगा। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, नेहरा जी ने जो कहा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से जाने के बाद उनको क्वारंटीन में रखना। क्या आपको लगता है कि इन लोगों को होम क्वारंटीन अलाउ करना चाहिए? और अगर होम क्वारंटीन करते हैं तो ये, क्योंकि आप जब पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान में ये हाल कर दिया, जो विदेश टूर करके आए थे उनको होम क्वारंटीन का मतलब नहीं समझ में आया, तो मजदूर वर्ग से कैसे उम्मीद करते हैं जो 1.5-2 महीने से फंसे हुए थे कि वो जाके अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से नहीं मिलेंगे, नहीं घुले मिलेंगे? तो होम क्वारंटीन से ज्यादा बेहतर इनको अलग से सरकारी व्यवस्था करके क्वारंटीन किया जाए। गौरव जी, थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि जब ये अपने राज्य में पहुंचेंगे तो सरकार को ही ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे आपको ये पब्लिक जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है
या कोई बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर बेड लगा के आपको स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बेड लगा के उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा और इनकी जांचें करनी पड़ेंगी। वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक भी पॉजिटिव आते हैं आजकल, लेकिन अगर किसी को बुखार है या खांसी वगैरह पहले ही नहीं है उनका तो टेस्ट भी कराना पड़ेगा आपको। उनको अगर आप घर भेज देंगे तो ये तो आप बिल्कुल कोविड को और मतलब दावा देंगे, आप कोविड पॉजिटिव केसेस को और बढ़ाने की, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को और ये दावा देंगे। तो अगर आप उनको माइग्रेशन का आपने सोचा भी है तो माइग्रेशन जब आपने उनके राज्य में कर लिया है तो उनको अलग से किसी कॉम्प्लेक्स में क्वारंटाइन कराकर सिम्टोमेटिक केसेस का टेस्ट कराकर फिर ही उनको आगे करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी, यही तो बहुत बड़ी टेंशन है कि टेस्ट कराए किसका। आजकल तो एसिम्प्टोमेटिक भी इतने ज्यादा है कि या तो सबका टेस्ट कराएं या 14 दिन के लिए सबको क्वारंटाइन में रखें। ये बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज है 14 दिन का क्वारंटाइन कीजिए। ठीक है, पहले उनको 14 दिन का क्वारंटाइन होना चाहिए। स्वाति जी यही सवाल आपसे भी, आपको आपका क्या मत है कि उनको क्या होम क्वारंटाइन अलाउ करना चाहिए या उनको सरकारों को इंतजाम करना होगा कि उनको क्वारंटाइन करने के लिए अलग से व्यवस्था की जाए? नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ गौरव कि बिल्कुल भी होम क्वारंटीन ऐसे समय में अलाउ नहीं करना चाहिए। एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए जहां आप इन लोगों को कुछ समय के लिए क्वारंटीन करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक संतुष्टि तो आई जाती है कि अब हम अपने गांव आ गए हैं, अपने घर के पास आ गए हैं। लेकिन पहली बात, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये संक्रमण गांव में फैले, क्योंकि गांव में अगर ये संक्रमण फैलता है तो प्रशासन के लिए मुसीबतें डबल होने वाली है। वहां ना हमारे पास इतना अच्छा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर घर जो है वो भी इस तरह से बने हुए हैं कि वहां पर लोगों के बीच में 2 गज की दूरी बना करके रखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है वहां पर। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये संक्रमण गांव में फैले, और इसके लिए बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं कि बिना लक्षण वाले केसेस भी हैं, और दूसरा अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग उतनी नहीं हो पा रही है। प्रशासन को बहुत जरूरी होगा टेस्टिंग बढ़ाना। देखिए 35 लाख किट्स हमें चाहिए और अभी हमारे पास मात्र 13 लाख किट्स हैं, तो उसको बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा ताकि हम इस लॉकडाउन में से भी एग्जिट कर पाए धीरे धीरे। अब तो इसमें से निकलने का वही एक तरीका दिख रहा है कि जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो पाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि प्रशासन भी कहां तक कितनों को क्वारंटीन करेगा, कब तक आप सबको बंद कर करके रख पाएंगे इस तरह से। तो मेरे ख्याल से टेस्टिंग अब एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाएगी, जिसमें कि मेरे ख्याल से प्रशासन को काफी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी इस वक्त। लेकिन मेरे ख्याल से घर बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करके वहीं पर उनको फिलहाल के लिए क्वारंटीन जरूर करना चाहिए। ठीक है, नरूला साहब एक बात बताइए कि टेस्टिंग का जिक्र किया डॉक्टर स्वाति ने, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जहां से आप भेज रहे हैं वहीं अगर हम करा सके उनका टेस्ट, क्योंकि ये जो लोग आए हैं ये ज्यादातर ऐसे स्टेट्स से ही आए हैं जहां पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। बिहार जैसे, झारखंड जैसे स्टेट है, वहां तो और व्यवस्था नहीं है। नहीं, देखिए गौरव कि ये जितने भी लोग भेजे जा रहे हैं यहाँ से सिर्फ स्क्रीनिंग हो, उसके बाद टेस्टिंग वहां हो जिस डेस्टिनेशन पे वहां पहुंचा है। क्योंकि अगर आप यहाँ टेस्टिंग करा लेंगे और मूवमेंट के दौरान वो किसी के संपर्क में आया हो तो आपको दोबारा टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो उससे बचने का तरीका ये है कि जिस तरह हमारे पास सीमित साधन होते हैं उनको अगर इस्तेमाल करना है तो उन सीमित साधनों में वो टेस्टिंग उसी डेस्टिनेशन पे हो जो उसकी रीचिंग। लेकिन फिर ये केंद्र ये उपलब्ध कराए कि देखिए ये केंद्र और स्टेट का मामला है, वो आपस में बात कर लेंगे और इस तरह की सहयोग और वो सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक आंकड़ा पता लग जाए कि किस स्टेट में कितने लोग मूवमेंट कर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। आप जिस डेस्टिनेशन से मूवमेंट हुई है आप वहां अगर टेस्टिंग कराएंगे तो उसके दौरान जो उसने ट्रेवलिंग की है उस ट्रेवलिंग के दौरान वो कितने लोगों के संपर्क में आया। देखिए हमारी नेचर कुछ ऐसी है कि हम ज्यादा घुल मिल जाते हैं और ट्रेन में तो हम रिश्तेदारियां भी बना लेते हैं। आओ सखी चर्चा करें होने लग जाता है ट्रेन में। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ठीक है। यहाँ स्क्रीनिंग हो क्योंकि वो पहले से ही क्वारंटाइन में है। यहाँ जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं या जितने भी वर्कर्स फंसे हुए हैं या जितने भी लोग दूसरे प्रदेशों के फंसे हुए हैं वो जो शेल्टरों में हैं वहाँ क्वारंटाइन भी
उनके साथ चल रहा है, वो प्रोग्राम भी चल रहा है। ठीक है, आपको रोकूंगा। हम हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब गुस्सा कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेहरा साहब, एक चीज आप क्या मत रखते हैं कि जो लोग जा रहे हैं, जिनको अलाउ किया जा रहा है, उनका टेस्ट करने के बाद उनको भेजा जाए या उनके पहुंचने पर उनका टेस्ट किया जाए और क्वारंटीन किया जाए उनको? मेरा सवाल है। जी जी जी। हाँ गौरव, देखिए दोनों बातें काफी हद तक सही है। पहले टेस्ट हो या बाद में टेस्ट हो, तो देखिए खतरा दोनों में ही है। मुझे ये लगता है कि अगर इतना खतरा है तो दोनों जगह टेस्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये आग से खेलना है। अगर यहाँ टेस्ट नहीं हुआ तो रास्ते में वो और ज्यादा भी संक्रमण फैलाते जा सकते हैं। अगर यहाँ पे टेस्ट हो गया, वहां जाके दोबारा भी टेस्ट कर लिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? इतनी ज्यादा संख्या तो नहीं है इतनी। तो देखिए उसमें अब क्या कह सकते हैं हम, ये तो डॉक्टर बता सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, स्वाति जी हैं हमारे साथ। स्वाति जी हैं हमारे साथ, पूछ लेते हैं। स्वाति जी, आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, लेकिन मैं एक बात मुझे ऐसा लगता है गौरव की जहां से वो आ रहे हैं वहीं पर टेस्ट हो जाना चाहिए। देखिए, नेहरा साहब को पूरा करने देते हैं जरा। नेहरा साहब पूरा करिए। जी जी जी। देखिए, हमारी जो मानसिकता है, जो इंडियन मानसिकता जिसको हम कह सकते हैं, तो ये है कि हमें अगर खतरे का पता है ना और हमें रोका भी जाए तो भी हम खतरों से खेलते हैं। आपने देखा होगा कोरोना तो ये अभी आया है, इससे पहले आप देखिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स है, मैक्स है, मेडिसिटी है, जितने भी ये जो बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा है, बाईपास की सुविधा है, तो वहाँ क्या होता है कि मरीज को अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए या जो बाईपास सर्जरी कर दी जाए तो उसको आईसीसीयू में भेजा जाता है, इसमें किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। वजह ये होती है कि वहां पे अगर कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया तो रोगी में उसमें संक्रमण फैलने की वो हो जाती है संभावना बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि रोकने के बावजूद यहाँ पे गार्ड मार्शल खड़े करने के बाद भी परिजन ये चाहते हैं किसी तरह मैं उस कमरे में चला जाऊं जहां हमारा वो मरीज दाखिल है, और उनको ये पता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ये वापिस आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक ये मानसिकता है कि उससे जाके मिलना जरूर है, चाहे उसकी जान पे खतरा हो। तो ये जो मानसिकता है आप इसको समझिए। आपने जो सवाल उठाया था कि होम क्वारंटीन का, तो होम क्वारंटीन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर वो जाएंगे तो पूरा काम उनसे मिलने आ जाएगा, भाई आप क्या कैसे रहे वहाँ पे, कैसे फंसे, कैसे आपने गुजारा किया। मंडली जब जाएगी 14 दिन के बाद भी आप इनसे पूछ सकते हो। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह की जो चीजें हैं तो वो मामला बिगाड़ेंगे। ठीक है स्वाति जी क्या करना चाहिए? पहले टेस्ट करें फिर भेजें, वहां पहुंच के टेस्ट करें, या दोनों जगह टेस्ट करें? क्या करें? देखिए, मेरे ख्याल से गौरव जहां से पहले भेज रहे हैं वहां टेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्रेन में साथ साथ हैं, आप बस में, किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, कितने और लोगों में वो फैल जाएगा रास्ते में, इस बात की हमारे पास कोई जानकारी नहीं होगी और ना हम इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही स्क्रीन कर लें तो इसके 2 फायदे हैं। पहली बात, जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण हैं या जिनको संक्रमण है उनको हम वहीं पर रोक करके कुछ समय के लिए क्वारंटीन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वारंटीन वहां भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम उनसे जो बाकी और उनके जो साथ में ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो बचेंगे। दूसरी जरूरी बात ये भी है, देखिए ये सब लोग
लोग ज्यादातर शहरों से आ रहे हैं और शहरों से अपने गांव में जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो शहरों में कहीं बेहतर हैं। अगर हमें वहीं पता चल जाएगा कि ये कोरोना वायरस से संक्रमित है तो वहीं के वहीं उन्हें वो स्वास्थ्य सेवाएं मिलना बहुत ज्यादा आसान होगा, उन्हें अच्छी सेवाएं भी मिल जाएंगी। उसकी बजाय कि वो गांव पहुंचे और फिर वहां पता चले कि अब इनको कोरोना वायरस संक्रमण है, फिर आप उनको कहीं और भेजें किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने के लिए, ये अपने आप में एक लंबी एक्सरसाइज भी हो सकती है। जरूर प्रशासन को इसकी तरफ देखने की जरूरत है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वहीं टेस्ट कर लें जहां से वो आ रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा सुविधाजनक होगा, उससे हम संक्रमण भी रोक पाएंगे, ये भी आसानी होगी। और उसके बाद देखिए जितने भी लोग नेगेटिव आ रहे हैं उनको भी वापस जाने के बाद क्वारंटीन में तो रहना ही होगा, इससे तो कोई रियायत नहीं है। लेकिन कम से कम हमें पता है कि जितने लोग क्वारंटीन में अब हैं वो उनमें से कोई इन्फेक्टेड नहीं है, अभी तक नहीं है और उम्मीद है कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे से सॉर्टिंग हो जाएगी और सही समय पर सॉर्टिंग हो जाएगी इन लोगों की। ठीक है, अब क्योंकि हम आखिरी सेगमेंट में हैं, आखिरी कुछ मिनट बचे हैं हमारे पास इस डिबेट में, इसलिए नरूला साहब एक चीज बताइए कि आपने कहा कि हम ऐसे लोग हैं जिनको नियम तोड़ने में बड़ा मजा आता है इंडियंस को। गुरुग्राम को मान लीजिए लॉकडाउन रखा गया है और पड़ोस में रेवाड़ी को ग्रीन जोन में रखा गया है, तो क्या फिर ये भी बहुत जरूरी है कि जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन वाले जिले हैं इनकी सीमाएं भी पूरी तरह से सील हों? और अगर सीमाएं सील नहीं होंगी तो गुरुग्राम वाला कहेगा चलो यार रेवाड़ी घुमाएं। देखिए तो गौरव, इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे पास। हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, इतने लोग नहीं हैं कि हम हर छोटे छोटे स्पॉट को चारों तरफ से घेर कर सील कर सकें। ये जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक संभव नहीं है। आप ज़बरदस्ती कहाँ तक कितनों को रोक सकते हैं? अब आप देख लीजिए कि दिन में आप शहर में ही चले जाइए, पूरी तरह से लॉकडाउन है लेकिन बड़े आराम से लोग शहर में घूमते हैं। मैं अभी यहाँ स्टूडियो तक आया हूँ, जिस कॉलोनी से निकल के आया हूँ, लोग सड़कों पे वॉकिंग कर रहे थे, लोग सैर कर रहे हैं। तो अभी भी लोग इतने अवेयर नहीं है कि इतना बड़ा संकट सामने खड़ा है और जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे हम कहाँ तक कितने तक सील करेंगे? शायद उस गली को सील कर सकते हैं कि जहाँ 2-4 पॉजिटिव मिले हों, उस इलाके को सील, थोड़ी सी कॉलोनी को सील कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहानेबाजी करके, क्योंकि हम बहुत जल्दी लकूना निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ जब भी कानून या नियम बनता है उसके तोड़ने के साधन पहले ढूंढे जाते हैं। तो हमारी परिपाटी है, जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, खुद खड़े नहीं होंगे कि हाँ वाकई लॉकडाउन होना है और ये मेरी भलाई के लिए, ये मेरे बच्चों की जान की सलामती के लिए है, तब तक लॉकडाउन के बहुत ज्यादा बड़े मायने नहीं है। ठीक है नेहरा साहब, हम जोन्स में तो बांट रहे हैं, कुछ जोन में छूट दे रहे हैं, कुछ जोन में छूट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन के लिए भी कम बड़ी चुनौती नहीं होगी कि जो जिले की सीमाएं हैं, जो ग्रीन जोन है उसमें ऑरेंज जोन वाले, रेड जोन वाले ना आए? देखिए गौरव, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम हर चीज को प्रशासन या सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हमारे पास इतने संसाधन है ही नहीं कि इनको सबको काबू में कर लिया जाए। ये तो एक सिविक सेंस है, तो इसका पालन करना होगा हमें, नहीं तो संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा। अब बात यह है कि मैं एक बात कह रहा हूं कि रेड जोन, ग्रीन जोन को रेड जोन बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मरीज आए और वो रेड जोन में बदला जिला। तो ये चीजें समझनी होंगी हमें, इससे बचना होगा। ठीक है, ठीक है। तो जागरूकता ही इसका एकमात्र इलाज है, इसमें कोई ये नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, जल्दी से, जैसे सजा कर दी आपने, तो सजा भी कोई इलाज नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर काट दी, एफआईआर काटने से होगा क्या? अदालत में जाएगा, खामखा की वो पचड़ेबाजी होगी। या तो उसको मौके पे दंड दो उसी टाइम। ऑलरेडी कम केसेस थोड़े ना प्रेशर होगा। ठीक है डॉक्टर स्वाति, जाते हाँ नेहरा साहब माफी चाहूंगा, टाइम कम है, माफी चाहूंगा सर, रोक रहा हूँ। स्वाति जी जाते जाते, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो क्योंकि अब लॉकडाउन में थोड़ी छूट है, एक्सटेंड जरूर हुआ लेकिन छूट है, क्या कहेंगे लोगों को? जल्दी से बता दीजिए क्या करना है।
देखिए, बिल्कुल जितने भी प्रिकॉशंस की बार बार बात की जा रही है उनका आपको पूरा ध्यान रखना है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। अपने एरिया को ग्रीन से ऑरेंज या रेड बनने से रोकने के लिए आप ही की सहभागी की इस वक्त जरूरत है, आप ही का सहयोग चाहिए उस चीज के लिए। और मैं बार बार यही बोलना चाहूंगी कि इसे नकारात्मक तरह से ना देखें कि लॉकडाउन 3 हो गया है। मेरे ख्याल से इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें कि अब हम लोग धीरे धीरे इससे निकलने के लिए हमारा ये कदम बढ़ गया है और अब हम इसमें से निकलेंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। और हम इसे अगर पॉजिटिवली ले तो हम ये समय भी हमारा कट जाएगा जो आने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना से जंग जारी है, इस बीच लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कुछ छूट मिली है। लेकिन यहीं पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम साबित करें कि हम छूट का गलत फायदा हमेशा उठाते हैं, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि ये जंग कितनी महत्वपूर्ण है और हमारी भूमिका कितनी संजीदा और जरूरी है। तो ये जिम्मेदारी देशवासियों की। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।